अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? अच्छा, मैं वालेकुम सलाम इसलिए कर लेती हूँ बिकॉज मुझे पता होता है कि आप लोग हमारा इंतज़ार कर रहे हैं, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो हम जैसे ही आते हैं तो आप भी हमें सलाम करते हैं और वालेकुम सलाम। क्या हाल है आप लोगों का भाई? कैसे चल रहे हैं रोज़े? अब शुरू हो गई है रोज़े, इसलिए अच्छे चल रहे हैं क्योंकि ये जो आखिरी 10 अयाम होते हैं ना, इसमें रौनक कुछ और होती है, मसाजिद की, इबादत गाहों की और घरों में भी। और कल रात बड़ा एहतमाम, फिर हमने आपको बताया था, मुतफ़िकीन पूरे पाकिस्तान में बैठ गए हैं एतकाफ़ में और क़यामुल लैल का एहतमाम किया गया, तरावियाँ हुई, खुसूसी दुआएँ हुई। और यूजुअली पहले ज़रा ज़्यादा ताक़रातों में होता था, मुझे लगता है अब हाँ आखिरी 10 दिनों में ही लोग बहुत ज़्यादा एहतमाम करते हैं। वन मिस एनी डे, तो व्हाई नॉट सारे ही 10 दिनों में ही ये हो जाए। दीज़ आर दोज़ प्रेशियस नाइट्स एंड डेज जब आप बहुत कुछ अल्लाह ताला से मांग सकते हैं और मिल भी जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, घरों का भी माहौल जो है वो बिल्कुल बदल चुका होता है क्योंकि घरों में जो बच्चियां बच्चे हैं वो ईद जैसे जैसे नज़दीक आ रही होती है तो सारी जो प्लानिंग इतनी देर से कर रहे होते हैं वो बिल्कुल उसकी कल्मिनेशन होती है। तो लिहाजा कपड़े, चूड़ियाँ, तैयारियाँ, इवन के किसके घर कब जाना है, मतलब ये भी एक हफ्ता पहले 10 दिन पहले ना पूरी सेटिंग हो जाती है कि क्या कब होगा। एक और बात ये कि आज यौम अली भी है, इस सिलसिले में मुल्क भर में मजालिस जुलूस का एहतमाम किया गया है और सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम हैं। जियो न्यूज़ पे आपको सारा दिन इस बारे में अपडेट्स मिल रही हैं। हमारे पास अगर कोई अपडेट होगी इस सिलसिले में तो हम सर्टनली आप तक पहुंचाएंगे। तो फॉलो ऑल द ट्रैफिक रूट्स वगैरह इस किस्म के भी हैं तो उसको ज़रूर आप फॉलो करें। बंद हैं, बास खुले हैं एंड ऑल दैट। इट्स अ सैटरडे सो उस तरह का रश नहीं है बाहर, बट इफ़ यू इंटेंड टू गो आउट तो प्लीज़ वो ट्रैफिक रूल्स वगैरह देख लेना, कौन सी सड़कें खुली हैं, कौन सी बंद है, वो सारे रूट्स बताए हुए हैं वहाँ। अच्छा जी, कल हमारा चौथा T20 मैच है और हम लास्ट विन से ना बड़े एम्बोल्डन हो गए, बड़े होपफुल हो गए हैं पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के। बहुत लर्न किया और हम विन भी कर गए हैं। अच्छा जी, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान चौथा T20 कल खेला जाएगा और न्यूजीलैंड को 5 मैचेस की सीरीज़ में 2-1 की बर्तरी हासिल है। मुझे बड़ी खुशी हो रही है ये कह के, वरना 3 भी हो सकता था। तो पाकिस्तान ने जी गुज़श्ता रोज़ जिस इंटेंट के साथ तीसरा T20 खेला और जीता, अगर कल के मैच में भी यही माइंडसेट रहा तो कोई वजह नहीं कि पाकिस्तान अगले दोनों मैचेस जीत कर ये सीरीज़ अपने नाम ना कर पाए, क्योंकि इंशाल्लाह ज़रूर ऐसा होगा। बिकॉज कल जो हमने देख लिया ना उन्हें करते हुए, वी वर एक्चुअली क्वेश्चनिंग कि ये पहले क्यों नहीं किया, या फिर इंशाल्लाह यही तो हमें चाहिए। सो लेट्स सी, कॉन्फिडेंस तो अब्दुल्ला बहुत ज़्यादा बड़ा होगा। पता है क्या दौर है न्यूजीलैंड पर कप्तान आगा सलमान ने जिस तरह मॉडर्न स्टाइल क्रिकेट खेलने का आज़म जाहिर किया था ना, सच्ची बात है कि कल इसका अमली मुजाहिरा हमने करके दिखाया। आगा सलमान के ने क्या कहा था पहले वो आपको सुनवाते हैं। जबरदस्त जी। अब पता है इनकी गुफ्तगू में भी एक कॉन्फिडेंस आपको फील होता है। वैसे तो जीत जाते हैं जब तो सारी अच्छाइयाँ नजर आनी शुरू हो जाती हैं, लेकिन येस आई वाज फॉलोइंग अ फ्यू इंटरव्यूज, कुछ एक्सपर्ट्स की राय जो पहले काफ़ी फ्लोट कर रही थी आजकल ऑन सोशल मीडिया, तो वो कह रहे थे कि आगा सलमान इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट क्रिकेटर। There you go, तो ऐसा कप्तान अगर हमें मिल जाए तो क्या ही बात है। Take suggestions seriously. So yes. कौमी टीम ने गुज़िश्ता रोज़ पहले ओवर ही से बेखौफ होकर क्रिकेट खेली थी, वो नज़र आ रहा था, बॉडी लैंग्वेज से भी आपको पता है ना, पता चल जाता है। और शुरू हुई से नज़र आने लगा था कि पाकिस्तान जो है वो मतलूबा हदफ 20 ओवर से पहले ही हासिल कर लेगा और यही हुआ। और अपने तीसरे मैच में करियर की पहली सेंचुरी बनाने वाले हसन नवाज भी इसी बात के कायल हैं कि टीम को जीतना है तो मॉडर्न स्टाइल क्रिकेट को अपनाना पड़ेगा। इंशाल्लाह नौजवान, मतलब आपका जो थॉट प्रोसेस है ना वो क्लियर है। आपने कहा कि 15 ओवरों से पहले हमने करना था और दूसरे मुल्कों के लोग जिस तरह क्रिकेट खेल रहे हैं हमने पाकिस्तान क्रिकेट को वैसे बेहतर करना है। ज़बरदस्त भाई। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ऑकलैंड से अब आगे चली गई है। कहाँ गई है हुमा? कहाँ गई है? माउंट नहीं, वेट करो ना, इसको तो एक तो नीचे करो। माउंट मोंगानोई। अच्छा, पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक मैच कल सुबह 11:15 बजे शुरू होगा। उम्मीद है कि पाकिस्तान टीम गुज़श्ता रोज़ की तरह अच्छा परफॉर्म करेगी। इसी पे बात करते हैं। हमारे साथ माजिद भट्टी साहब हमारे साथ हैं। सबसे पहले ये नाम की ज़रा हो जाए कन्फ्यूजन क्लियर। भट्टी साहब, हमने क्या खूबसूरत नाम लिया, असल में क्या है? आप गए होंगे। माउंट मोंगानोई। हाँ, माउंट मोंगानोई। मोंगानोई। हम करीब थे वैसे। ठीक
थे, आधा तुमने कह दिया। हाँ। मैंने कह दिया तो हो ही गया हमारा। भट्टी साहब क्या हाल है आपका? भट्टी साहब हम तो बड़े, और नाम इतना जितना मुश्किल है, पिच भी उतनी ही जरा कॉम्प्लिकेटेड होगी। कंडीशंस बताएं माउंट मॉन्गनोई की। कंडीशंस आसान होंगी। देखिए, बहुत ही मेरे ख्याल में न्यूजीलैंड के चंद खूबसूरत तरीन शहरों में से, वैसे तो पूरा न्यूजीलैंड ही बहुत खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत शहर है। बल्कि कल जब आप मैच देख रहे होंगे तो रनवे भी बराबर में ही है, जहाज लैंड कर रहे होंगे, टेक ऑफ कर रहे होंगे, तो बहुत ही खूबसूरत शहर है। Have you been here, भट्टी साहब? जी हाँ, मैं 2015 में मुझे जाने का इत्तेफाक हुआ वहाँ। जबरदस्त। अच्छा, अब ये खूबसूरती भी है और साथ एक रनवे भी है। पिच कैसी है, कैसा ग्राउंड है? देखिए, पिच तो न्यूजीलैंड की जिस तरह की पिचेस होती हैं, बाउंसी पिच तो है, लेकिन जाहिर है वैसी पिच नहीं होती जिस तरह की टेस्ट मैचेस में होती है। अब इस वक्त कंडीशन वहाँ क्या है और कल के मैच के लिए क्या पिच बनाई है ये नहीं पता, लेकिन मेरे ख्याल में जिस तरह का कॉन्फिडेंस कल हसन नवाज ने दिखाया है पाकिस्तान में, देखें कम हमने इस तरह की इनिंग्स देखी। मुझे हालांकि बहुत पुरानी बात है 1996 की, शाहिद आफरीदी की वो 37 बॉलों वाली सेंचुरी याद आ गई कि जब शाहिद आफरीदी एज ए लेग स्पिनर पाकिस्तान टीम में सिलेक्ट हुए, उनके पास जब बैटिंग के लिए गए तो बैट भी नहीं था। उन्होंने वकार यूनुस से वो बैट उधार मांगा जो वकार यूनुस को सचिन तेंदुलकर ने दिया था, और शाहिद आफरीदी ने 37 गेंदों पर सेंचुरी बनाई। लेकिन क्या जबरदस्त हसन नवाज ने कल इनिंग्स के लिए, यही वो क्रिकेट है जो साल से हम सुनते आ रहे हैं कि फियरलेस क्रिकेट खेलेंगे, लेकिन ग्राउंड में हम वैसी क्रिकेट हमें नजर नहीं आती। लेकिन हसन नवाज के बारे में मुझे याद है, मुझे 3 साल पहले वसीम अकरम ने एक नशिस्त में कहा था कि ये बड़ा टैलेंटेड प्लेयर है, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि पीएसएल में भी 3 मैचेस हसन नवाज ने खेले, वो फिर मंजर से अचानक गायब हो गए। लेकिन अब जिस तरह की हसन नवाज ने कल बैटिंग अच्छा, हमने इन्हें केपीएल में भी एज एन इमर्जिंग कैटेगरी प्लेयर परफॉर्म करते हुए देखा है। जी हाँ, कश्मीर प्रीमियर लीग में, ये कश्मीर प्रीमियर लीग में भी खेले, डोमेस्टिक क्रिकेट भी खेलते रहे। लेकिन उमर अब्दुल्ला, हमारा जो मसला है पाकिस्तान क्रिकेट का, वो मुस्तकिल मिजाजी है। हम एज ए नेशन भी बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट नहीं है, एज ए प्लेयर भी हम देखें एक मैच में हम परफॉर्म करते हैं और उसके बाद फिर फेलियर हमारे साथ जुड़ जाते हैं। अब पाकिस्तान ने कल जो न्यूजीलैंड को हराया, तो तकरीबन 10 महीने में हमने जो पिछले 14 मैचेस खेले थे, ये पहला मैच था, 15वां मैच जो हमने किसी दुनिया की बड़ी टीम के खिलाफ जीता। अदरवाइज 10 मैच हम हार गए। 2 मैच जो हमने जिम्बाब्वे के खिलाफ जीते, एक कनाडा के खिलाफ जीता, एक आयरलैंड के खिलाफ जीता। तो मुझे लगता है कि हवा का जो ताजा झोंका ऑकलैंड से आया है, इसी का हम सब इंतजार कर रहे थे। और पता है क्या, ये मेरा ख्याल है कि इदराक था भी, ये तभी जाहिर है एक टीम भी टीम के तौर पे नजर आई। और फिर जो शायकीन से शिकवा था ना इससे पहले जो हो रहा था कि लोगों को तो हर वक्त जीतना होता है, नहीं जीतना होता। हम लोग अवाम, बहैसियत अवाम, हम भी समझते हैं कि कभी नहीं जीतते, कभी जीत भी जाते हैं। लेकिन जब मुसलसल टीम हार रही थी, जैसा कि अभी आपने जिक्र किया कि 15वां मैच है जो हमने जीता है ऑलमोस्ट। सो अच्छा, लेकिन माउंट मॉर्गनॉय के हवाले से एक बात ये भी है, और भट्टी साहब आप हमें बता सकते हैं कि अभी तक यहाँ जो मैचेस हुए हैं, और ज़्यादा हुए भी नहीं है, ग्राउंड भी छोटी है, यहाँ न्यूजीलैंड ही जीता है। जी हाँ, न्यूजीलैंड का ट्रैक रिकॉर्ड वैसे भी अपने ग्राउंड पे बहुत अच्छा है, लेकिन माउंट मैंगनोई में तो न्यूजीलैंड का रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा है। लेकिन मेरे ख्याल में देखिए, रिकॉर्ड्स तो बनते हैं, टूट भी जाते हैं। पाकिस्तान ने जिस तरह की क्रिकेट खेली और जिस तरह का नौजवानों ने कॉन्फिडेंस दिखाया है, हसन नवाज ने चूंकि नया लड़का था, सेंचुरी बनाई, बहुत सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। लेकिन सलमान अली आगा, जिनका अभी आप थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहे थे, उन्होंने जो 50 रन बनाए हैं उसको भी क्रेडिट देना पड़ेगा कि एज ए लीडर वो पाकिस्तान की टीम को और वो तो चल रहे हैं। और तो कर ही रहे हैं। पता है, सलमान हैज बीन पहले 2 मैचेस में भी सलमान हैज बीन यू नो ट्राइंग टू प्ले हिज पार्ट। सो या, और मोहम्मद हारिस भी कल के मैच में। हमारी जो ग्राउंड फील्डिंग थी वो थोड़ी सी हमारी खराब थी, लेकिन जिस तरह का हारिस रऊफ ने कैच लिया, फिर पाकिस्तान ने देखे उस हारिस रऊफ के कैच से पूरा मैच जो है वो अचानक लगा कि पाकिस्तान के फेवर में टर्न हो गया। तो मेरे ख्याल में अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अब से थोड़ी देर पहले उमर अब्दुल्ला एक प्लान अनाउंस किया है स्कूल और कॉलेजेस के लिए। तकरीबन 10,000 बच्चों के लिए वो टैलेंट हंट प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं।
तो मेरे ख्याल में इसको अब मुस्तकिल बुनियादों पर होना चाहिए। हमने माजी में देखा, इससे पहले भी टैलेंट हंट स्कीम्स लॉन्च होती रही हैं, लेकिन वो फिर जब चेयरमैन चेंज होते हैं उनकी पॉलिसीज भी चेंज हो जाती हैं। तो आई होप कि मोहसिन नकवी साहब ने ये जो अच्छा प्लान शुरू किया है, इस प्लान को अगला जो जब वो नहीं होंगे क्रिकेट बोर्ड में, तो ये प्लान पाकिस्तान क्रिकेट के लिए हो और पाकिस्तान क्रिकेट को आगे ले जाने में मददगार साबित हो। कल एक और अभी तो हसन हैज टू प्ले हिज, यू नो, हसन का जबरदस्त डेब्यू हुआ, मतलब कल की सेंचुरी को हम सर्टनली डेब्यू ही कहेंगे, पहले 2 मैचेस में तो नहीं चल सके थे। अल्लाह करे ये परफॉर्मेंस इनकी कंसिस्टेंट रहे और ये एसेट बन जाए पाकिस्तान टीम का। आगे चलकर कहीं ऐसे तो नहीं होगा, जाहिर है हमारे पास साइम भी वापस आएंगे, हमारे पास भी रिकवर कर जाएंगे, फिर रिजवान और बाबर तो हैं ही, फिर हसन नवाज भी हैं। लेकिन हसन नवाज का पहले 2 मैचेस में ना चलना जो आपने अभी याद दिलाया है और फिर सेंचुरी मार देना, तो ये भी एक बात है कि देयर आर गुड डेज एंड देयर आर बैड डेज। ऑफ कोर्स वी वांट द गुड डेज टू बी। अगर ये ओपनिंग इनकी पोजीशन है और ये अच्छा इंशाल्लाह करते रहते हैं, तो वी होप कि कहीं पस मंजर में ना चले जाएं। यू नो व्हाट आई मीन। दैट टू। और भट्टी साहब साथ ये भी बता दें जी, भट्टी साहब कल के प्लेइंग 11 का भी बता दें कि चेंजेस हैं कि नहीं है। देखिए मेरे ख्याल में विनिंग कॉम्बिनेशन है, मुझे नहीं लग रहा कि प्लेइंग 11 चेंज करेंगे, लेकिन अगर एक ब्रेव डिसीजन कर लें तो शादाब खान चूंकि 3 मैचेस में फेल हो गए हैं, बहुत को एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म नहीं कर सके हैं, तो सुफियान मुकीम पीछे बैठे हुए हैं, उनको हम ट्राई कर सकते हैं, या उस्मान खान टीम का हिस्सा है तो अब्दुल समद जो हैं उनकी जगह उस्मान खान खेल सकते हैं, लेकिन क्योंकि विनिंग कॉम्बिनेशन है तो वो चेंज होगा नहीं। लेकिन इससे पहले जो आपके सवाल का एक पार्ट था, मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट में बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स आते हैं जो अचानक स्कोर करते हैं, लाइमलाइट में आते हैं, फिर अचानक मंजर से गायब हो जाते हैं। तो आई होप कि सबसे पहले तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक मुस्तकिल हेड कोच लगाना पड़ेगा ताकि वो अपनी प्लानिंग को लेके चले। हसन नवाज जितना टैलेंटेड है, या हमारे पास दूसरे जो हमने यंगस्टर्स इंक्लूड किए हैं, उनको साथ लेके चलना, उनको ग्रूम करना, मेरे ख्याल में हमें एक अच्छे बैटिंग कोच की भी जरूरत है। मोहम्मद यूसुफ इस टीम के साथ है, लेकिन जाहिर है दुनिया के जो प्रोफेशनल कोचेज हैं उनकी कोचिंग का स्टाइल जरा डिफरेंट है। तो मेरे ख्याल में एक अच्छी कोचिंग टीम इस सीरीज के बाद जब पीएसएल कोचेस की कोई बात चल रही है किसी से भट्टी साहब? कोई नाम ऐसे फ्लोट हो रहे हैं? देखिए जो हमारा पेपरा का लॉ है उसके मुताबिक अगर 1 लाख से ज्यादा वाली पोस्ट एडवर्टाइज होगी, जाहिर है कोच तो आपको पता है कि 25-30 या 40 लाख रुपए भी लेते हैं, तो वो पोस्ट एडवर्टाइज करना पड़ेगी। तो आकिब जावेद चूंकि इंटरम कोच थे, उनका ये आखिरी असाइनमेंट है, उसके बाद नए कोचेस का इश्तिहार पीसीबी देगा। तो देखना है कि फॉरेन कोचेस लाते हैं या लोकल कोच लाते हैं। मेरा ख्याल जो भी कोच लाए उसको एटलीस्ट 2 से 3 साल के लिए हमें असाइनमेंट देना पड़ेगा। लेकिन हसन नवाज ने जिस तरह पहले 2 मैचों में 0 करने के बाद फिर सेंचुरी बनाई, बस वो हालात ऐसे ना पैदा हो इस मर्तबा के हमने पूरी एक फेहरिस्त आपको पता है प्रोग्राम में रखी थी कि वो फॉरेन कोच जो है वो टिके हैं। अच्छा जनवर भी अपने टेस्ट डेब्यू पे अब्दुल्ला हुमा उन्होंने पेयर लिया था, लेकिन उसके बाद दुनिया के आप देखें टॉप के ओपनर बनकर सामने आए और क्या जबरदस्त उन्होंने रिकॉर्ड्स बनाए। तो आई होप के और साइम भी याद दिलाया आपने वैसे he didn't really do well, और उसके बाद आप देखें साइम के बारे में मैं आपको अपडेट बता दूं। जी एक दिन आप मुर्तजा अली शाह से अपडेट ले रहे थे, साइम अय्यूब के बारे में सुनने में आया कि वो मंगल को कराची वापस पहुंच रहे हैं और ईद अपनी फैमिली के साथ मनाएंगे। वो फिट हो गए और वो वनडे सीरीज खेल सकते थे, लेकिन पीसीबी ने फौरी तौर पर उनको खिलाने का रिस्क इसलिए नहीं लिया कि खुदा न खास्ता वो खेल गए तो कहीं दोबारा इंजरी ना हो जाए, तो वो थोड़ा सा टाइम देकर उनको फिर पीएसएल में लाना चाहते हैं। लेकिन साइम अय्यूब के बारे में काफी अच्छी खबरें आ रही हैं, उनकी रिकवरी काफी बेहतर है। We are glad to know that he has recovered, अल्हम्दुलिल्लाह। Thank you भट्टी साहब, बहुत शुक्रिया भट्टी साहब for being with us। शहजाद हमारे साथ टेस्ट क्रिकेटर मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अहमद भाई। अहमद भाई, पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड के खिलाफ जो मैच जीता है, अब कल अगला मैच है, उसकी खुशी जाहिर है हमने मनाई है, अलग कॉन्फिडेंस भी नजर आया, जरा फेयरलेसनेस भी नजर आई। और इस फेयरलेस क्रिकेट की आप अक्सर ही बात करते हैं, आपको लग रहा है कि मॉडर्न डे क्रिकेट की जानिब हमने अपना कदम अब रख दिया है? जी बिल्कुल यही बात है और हम साथ ये भी कहते थे कि जो प्लेयर्स स्टबन हो गए हैं, जो माइलस्टोन्स के लिए खेलते हैं, जो रैंकिंग्स में रहना चाहते हैं और टी
टीम को फायदा नहीं देना चाहते हैं, वो बस रेलेवेंट रहना चाहते हैं, टीम के अंदर रहना चाहते हैं, वो प्लेयर्स इस माइंडसेट से छुटकारा पाना है। और ये हमने बारहा जो है इसी प्लेटफॉर्म पे, जियो के प्लेटफॉर्म पे बताया। और उसकी वजह थी कि दुनिया बहुत आगे जा चुकी थी। दुनिया हर गुजरते हुए मैच पे वही जो पहले 6 ओवर्स हैं वो उसका सबसे ज्यादा फायदा उठाती, और हमारी जो टीम थी उसी 6 ओवर में जो है ना अक्सर मैच लोगों से पीछे रह जाती थी। तो अब आप देखें कि जब आपके पास जवान खून आया है, फील्डलेस क्रिकेटर्स आए हैं, एटलीस्ट जो ट्राई कर रहे हैं, ठीक है, हमें ट्राई ही चाहिए होती है कि यार इंटेंट नजर आता है। और देखें 2 मैच के बाद तीसरे में दोनों ओपनर्स ने स्कोर किए, एक में हारिस ने किए, हारिस में भी 40 आउट किए 20 बॉलों पे बहुत जबरदस्त इंटेंट के साथ। हसन नवाज ने तो मैजिकल इनिंग खेली। आई थिंक सेंचुरी मेरी भी है और भी दीगर प्लेयर्स की है, मेरी थोड़ी सी T20 के वर्ल्ड कप में है, लेकिन जितनी जल्दी सेंचुरी हसन नवाज ने इंटरनेशनल फोरम में बनाई है अपने तीसरे ही मैच के अंदर, आई थिंक इन्होंने हम सबको जिसकी भी पाकिस्तान के लिए सेंचुरी है सबको सरपास किया। और इनकी सेंचुरी सबसे ज्यादा वैल्यूएबल है क्योंकि ये छोटे भी हैं, नए भी आए हैं और इन्होंने सबसे जबरदस्त भी हिटिंग लगाई है। सो कांग्रेचुलेशंस टू हिम। अच्छा अहमद, ये भी बताएं कि हसन नवाज की क्या ही बात है, वैसे तो हसन नवाज को हर जगह से शाबाशी मिल रही है, लेकिन कुछ माहिरीन समझते हैं कि वो प्रॉपर क्रिकेट शॉट्स वाले क्लासिकल स्टाइल जो है वो बेटर नहीं है, तो उन्हें टेक्निक अपनी शायद बदलना पड़े, ये कुछ लोगों का कहना है। आप भी इत्तेफाक करेंगे इस बात से? नहीं जी, आप अगर डेविड वार्नर को देखेंगे वो भी इसी तरह के खेलते थे। टिम साइफर्ट जो न्यूजीलैंड में खेल रहे हैं वो भी प्रॉपर टेक्निक वाले नहीं हैं, और जो फिल एनल हैं आप उनको भी देखिए, फिल सॉल्ट को देखिए, यू नेम एनीबडी। देखिए आजकल वो जो टेक्निकल गेमें है ना वो टेस्ट क्रिकेट में काम आती है ज्यादा। टेस्ट क्रिकेट के अंदर भी जो है ना 5 की एवरेज से टीमें खेलती हैं, तो वो टेक्निकल चीजें ये T20 से तो बिल्कुल इसको दूर रखें। हाँ जी, बेसिक्स रिमेन्स द सेम, लेकिन T20 इतनी इनोवेट हो गई, इतनी आगे जा रही है कि समटाइम्स यू गॉट टू बी आप अनऑर्थोडॉक्स, आप ऑर्थोडॉक्स रह के वो शॉट्स नहीं खेल सकते हैं जब, क्योंकि आपको बॉलर्स भी इंटरनेशनल बॉलिंग कर रहे होते हैं, वो ऐसा तो नहीं है क्लब लेवल के बॉलर हैं, तो वो आपको चैलेंज और टेस्ट करते हैं, वहां पे आप समटाइम्स ऑर्थोडॉक्स रह के फंस जाते हैं। तो यू गॉट टू बी अनऑर्थोडॉक्स, जहाँ पे यू प्ले कैट एंड माउस विद अ बॉलर, वो आपको ऑब्जर्व कर रहा हो, गेज करने की कोशिश कर रहा हो कि आप क्या करेंगे, लेकिन आप उससे एक कदम आगे रहें। जबरदस्त। अच्छा आप बताइए अहमद, आपकी क्या राय है? कल अगला मैच है, एक बार फिर छोटी ग्राउंड है हमारी, लेकिन न्यूजीलैंड का यहाँ रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। कॉम्बिनेशन हमारा सेम होना चाहिए या किसी को या स्पिनर कोई बदलने की ज़रूरत है हमें? देखिए स्पिनर आप लेके नहीं ना गए, आप उसामा मीर को लेके नहीं गए, आपको उसामा मीर ही बनता है। आप जो है कुछ प्लेयर्स को जबरदस्ती कमबैक करा रहे हैं जिसकी कोई वजह नहीं है। आपकी बाकी टीम देखिए मोरलेस एक ही है, आपने यंगस्टर्स उतारे हैं, हमारी सारी सपोर्ट आपके साथ है। बस हम यही आपको कहते हैं कि अपनी जो सिलेक्शन है वो मेरिट पे कीजिए, अच्छी कीजिए, ताकि एक अच्छा कॉम्बिनेशन बन के जब आप लोग खेलें तो हमें भी सपोर्ट करने में मजा आए। हार जीत तो बात की बात है ना, लेकिन जब आप राइट लोग नहीं लेके जाते, राइट कॉम्बिनेशन नहीं लेके जाते, उसके बाद हमसे डिमांड करते हैं कि सपोर्ट करें, ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और जहां तक आपने ये यंगस्टर्स की बात की है, जी इन्हीं को खिलाना है और आपके पास कोई है नहीं, अब आपने पूरे मौके देने हैं। Warrett Ahmed, thank you for being with us. We are all hopeful inshallah. Trying to say there as well कि किसी का आप जबरदस्ती कम बैक कराने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, we got it and hopefully they got it too. So inshallah कल मैच होगा और हम जीतेंगे। ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक। हम ज़रा कुछ अहम बातें करेंगे, वैसे तो सारी अहम बातें करते हैं हम, लेकिन ये भी बहुत अहम है। तहरीक इंसाफ और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान पैदा होने वाली दूरियां कम होने को नहीं आ रही हैं। अब जाहिर है PTI इसकी मुंतज़र है कि दूरियां किसी तरह कम ना हो, मिट जाएं। कौन मुंतज़र है? PTI और PTI के हामी और बट नॉट रियली डूइंग मच अबाउट इट कि ये हो, मतलब ऐसे ही तो बैठ के नहीं दूरियां मिट सकती ना, कुछ करना पड़ेगा। क्योंकि फिलहाल हम सही कह रही हैं, ऐसे हालात बनते नहीं दिखाई दे रहे हैं कि दूरियां कम भी हो सके। हालांकि PTI अपनी सी हुमा कोशिशें करती रही है, बल्कि आउटसोर्स ज़राए भी इस्तेमाल कर रही है। अंसार अब्बासी की खबर के मुताबिक PTI की सीनियर क़यादत के ख्याल में जब तक पार्टी और इस्टेब्लिशमेंट के ताल्लुकात ठीक नहीं होंगे, मौजूदा निज़ाम में पार्टी के लिए सियासी जगह हासिल करना मुश्किल रहेगा। मौजूदा हालात में इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात बहाल करना ज़रूरी हो गया है और PTI के बाज़ रहनुमा इसका खुल्लम खुल्ला एतराफ़ भी करते हैं। PTI की
पॉलिसी है कि हम एस्टैब्लिशमेंट के साथ एंगेज करना चाहते हैं, हम आज भी उनके साथ एंगेज करना चाहते हैं, बल्कि मैं एक कदम और आगे बढ़ के पीटीआई और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान एक डायलॉग जो है वो इस रियासत के लिए नागुज़ीर हो चुका हुआ है और हमें उसमें देर नहीं करनी चाहिए। इनएविटेबल है, ये होना ही है, आज नहीं तो कल होगा, कल नहीं तो परसों होगा। इसके लिए हम तैयार हैं और पहले से तैयार थे, आज भी तैयार हैं, उनके साथ हम हर सूरत में एंगेज करना चाहते हैं। अच्छा, ये भी सुन लें कि इंसार अब्बासी के मुताबिक बाज़ सीनियर अरकान जो हैं वो सोशल मीडिया पर इदारों के ख़िलाफ़ मनफी प्रोपेगेंडा और इमरान खान के गैर लचकदार रवैये को पार्टी और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान ताल्लुकात की बहाली में बड़ी रुकावट समझते हैं, मगर कर कुछ नहीं सकते और कोई इस मामले पर बानी PTI को समझाने की जुर्रत नहीं कर पा रहे। इंसार अब्बासी की खबर के मुताबिक तहरीक इंसाफ के बाज़ सीनियर रहनुमाओं ने अपोजिशन इत्तेहाद के कुछ रहनुमाओं और जिनमें नासिर अब्बास और पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के चेयरमैन महमूद खान अचकजई हैं, वो उनसे कहा है, क्या कहा है? कहा है कि बानी PTI को कायल करें कि माहौल को ठंडा करने में मदद करें, मगर दोनों रहनुमाओं ने साफ माजरत कर ली है, यानी उनका भी यही कहना था कि ये काम उनसे ना होगा। और कई सीनियर PTI रहनुमा समझते हैं कि दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में रियासत और इसके इदारों की हिमायत करके पार्टी अपने लिए रास्ते निकाल सकती है, मगर इमरान खान को समझाए कौन? तो बेसिकली ये सारी टेंशन्स चल रही हैं। इस वक्त तक कोई एक ऐसा शख्स नहीं है जो बिल्ली के गले में घंटी बांधने को तैयार हो। हर एक को खदशा है कि जो ऐसी एफर्ट करेगा बानी PTI के अताब का शिकार होगा, या पार्टी से बाहर होगा, या सोशल मीडिया उसे गद्दार या विकेट के दोनों तरफ खेलने वाला करार दे देगा। You know how it is. हाँ, ये तो होता रहा है पहले भी। उमर चीमा हमारे साथ मौजूद। चीमा साहब, हमारे सिस्टम का एक तकाजा है और पता नहीं गलत है या सही है कि सियासी जमातों के इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात दोस्ताना नहीं तो कम अज़ कम ख़राब ना हो, वरना स्पेस नहीं बनती उनके लिए, होती नहीं। अब बताया ये जा रहा है कि तहरीक इंसाफ ने ये ठीक करने का सोचा है, वैसे तो पता नहीं कब से ठीक करने का सोच रहे हैं। आपके ख्याल में कर पाएंगे? ये दुरुस्त फैसला है उनका मौजूदा माहौल में? ये फैसला तो दुरुस्त है, लेकिन सवाल ये होना चाहिए कि क्या PTI ने ये फैसला किया या नहीं किया। मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि माजी में हम कई दफ़ा ऐसी बातें सुनते आए हैं कि PTI ने ये तय कर लिया, PTI ने वो तय कर लिया, तो लेकिन बाद में ये लगता है कि ये सारा एक नॉइज़ क्रिएट किया जाता है, कोई ऐसा संजीदा स्टेप्स नज़र नहीं आते। बाज़ इनका मूड रह जाता है, बाज़ इस्टेब्लिशमेंट का मूड रह जाता है, एक टाइम पर दोनों का ज़हन नहीं बन रहा होता। तो अभी भी मेरी नज़र में तो काफ़ी शुकूक व शुबहात हैं और ये भी अहम है कि जो उन्होंने फ़ैसला अभी कर लिया, अगर हम इसको तसव्वुर कर लें कि उन्होंने फ़ैसला कर लिया है कि हमने ताल्लुकात अगर ठीक हमारे को दोस्ताना ना भी हो तो हमारे ख़राब नहीं होने, तो ये किस हद तक संजीदा फ़ैसला है और ये किसका फ़ैसला है, इनिशिएटिव पार्टी के अंदर में किसका है। और दूसरा जो दूसरी साइड है, जो फ़रीक़े मुखालिफ है इस केस में, जो इस्टेब्लिशमेंट है, क्या वो भी इस तरह के मामले पे आगे बढ़ने के लिए तैयार है या नहीं? तो फिर बात तो वही होगी, असली मसला तो वही है कि पार्टी की सियासी क़यादत कुछ भी सोच ले, असल फैसला तो अडयाला से ही आना है और वहाँ से सोशल मीडिया को कंट्रोल करने का ऑर्डर नहीं आएगा तो कुछ नहीं होगा। मतलब ये चीज़ें हम देखते रहे हैं। इमरान खान को इस तरफ जाना पसंद नहीं है और सवाल ये उठता है उमर चीमा कि क्यों नहीं पसंद उनको इस तरफ जाना। ये की ना असल बात आपने मसला तो यही है कि मसला इमरान खान का है और इमरान खान बहुत बड़ा मसला भी है और उसका हल भी वो खुद ही हो सकते हैं। अब इसके लिए जो एफर्ट है, या बल्कि आप समझें कि जो ओवरऑल PTI है इमरान खान, ये सारे लोग जो हैं ये उनकी नुमाइंदगी करते हैं, अपनी कोई ज़ाती राय, उनकी राय की अहमियत नहीं है। इमरान खान क्या चाहते हैं? इमरान खान चाहते हैं, लेकिन वो इस अंदाज में चाहते हैं कि जिधर उन्हें कोई एक माजरत खाना रवैया इख्तियार ना करना पड़े, बस ऐसे ही है यानी कि चलें जी लेट्स फॉरगेट द पास्ट, कोई ऐसी बातें हों और वो आगे चल पड़ें और कोई उन्हें किसी से कोई माजरत भी ना करनी पड़े, ऐसा मुमकिन नज़र नहीं आता। और दूसरी तरफ ये है कि इमरान खान की फ्रस्ट्रेशन भी बढ़ती जा रही है, तो उसमें वो मुझे लगता है जैसे उनका दिल और दिमाग दो मुख्तलिफ तरफ का सफ़र कर रहा है
उनका दिमाग ये कहता है कि नहीं हमें कुछ कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर हम नहीं करते तो एक तो अभी 4 साल पड़े हुए हैं, और दूसरा ये है कि 4 साल गुजर भी जाएंगे तो उसके बाद की कोई गारंटी नहीं है कि 4 साल के बाद यानी अगला जो इलेक्शन आएगा 2029 वाला, उसमें भी उनके लिए कुछ स्पेस बनती है या नहीं बनती। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका उमर चीमा। सो लेट्स सी कि अब दिल की जीत होती है दिमाग की। क्या लग रहा है आपको? नहीं, हम कुछ नहीं कहेंगे, हम ब्रेक ले लेते हैं। यू डोंट प्रेडिक्ट, ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक। अच्छा जी, भाई लाहौर कलंदर आपको पता है कि चाहे वो टैलेंट हंट हो, चाहे ट्रेनिंग हो, चाहे क्रिकेट हो, क्रिकेट ना भी हो, आपको पता है नौजवानों के लिए हमेशा पेश रहते हैं। ये आपने बड़ी अच्छी बात पॉइंट आउट की है कि क्रिकेट ना भी हो, नौजवानों की डेवलपमेंट के लिए, उनकी ग्रूमिंग के लिए, पाकिस्तान के मुस्तकबिल को संवारने के लिए ये चाहते हैं अपना हिस्सा किसी तौर डालते रहें, और ऐसा ही एक जबरदस्त इकदाम ये उठाने जा रहे हैं व्हिच कैन बी अ गेम चेंजर। बिल्कुल, कुछ नया हमेशा वो करते रहते हैं, तो इस बार भी वो एक ऐसा प्रोग्राम लाए हैं, फ्रेंड्स ऑफ कलंदर्स नाम है, फ्रेंड्स ऑफ कलंदर्स। और इस प्रोग्राम में यूनिवर्सिटीज़ के साथ पार्टनरशिप बनाई जा रही है, और यूँ फैंस और फ्रेंचाइज के दरमियान फासला जो है वो ख़त्म हो जाएगा। अब वहाँ होगा क्या, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। तो फैंस का इसमें क्या फ़ायदा है ये जानेंगे। लाहौर कलंदर के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर राना आतिफ हमारे साथ। तो ये फैंस और फ्रेंचाइज का फासला तो खत्म हो रहा है, लेकिन इसमें फैंस क्या गेन कर रहे हैं, दैट्स द कैच, दैट्स द एक्चुअल कैच। राना साहब अस्सलाम वालेकुम, माशाअल्लाह। मतलब ये हम कहते हैं कि आप क्या खा के सोते हैं, आपको रात में ख्वाब आते हैं या आप दिन भर सोचते रहते हैं कि अब हम क्या करें, अब हम क्या करें। सलाम अब्दुल्ला, बहुत शुक्रिया। देखिए अब्दुल्ला, जब हमने ये फ्रेंचाइज ली थी तो उसके पीछे एक मकसद था बहुत बड़ा, और आपको शायद याद हो डे 1 से हम इकट्ठे हैं कि 2015 से जब ये सफर शुरू हुआ सो हम प्लेयर डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट के साथ आए, क्योंकि हमारा मकसद ये था कि हमने पाकिस्तानी यूथ को एंगेज करना है, उसको एम्पावर करना है और उसको दुनिया में एक मुकाम दिलाना है, पूरी दुनिया को ये बताना है कि इस मुल्क में बहुत ज्यादा टैलेंट है, सिर्फ अपॉर्चुनिटी की जरूरत है। और फिर वहां से हमने जब ये सफर का आगाज किया प्लेयर डेवलपमेंट का, 6.5 लाख से ज्यादा बच्चों के हमने ट्रायल किए, हाई परफॉर्मेंस सेंटर बनाया, ऑस्ट्रेलिया भेजा, नामीबिया भेजा, इंग्लैंड भेजा, 5 मुल्कों के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया। इस सारे अरसे के दौरान जब हम डेवलपमेंट का काम कर रहे थे, अनफॉर्चुनेटली ऑन फील्ड हमारे वो रिजल्ट नहीं आ रहे थे, लेकिन हमारे जो डाई हार्ड फैन है वो हमारे साथ जुड़े हुए थे। अब चूंकि एक डेकेड ऑफ PSL हो रहा है, हम अगले डेकेड की तरफ जा रहे हैं, तो अब स्पोर्ट से बाहर निकल के मुख्तलिफ फील्ड्स के अंदर हम उनको एंगेज करने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक फैंस ऑफ कलंदर्स नहीं है, ये फ्रेंड्स ऑफ कलंदर्स है, जिसमें हम स्पोर्ट्स के साथ साथ कल्चर, ड्रामा, म्यूजिक, और अभी आपने देखा कि हमने किट डिजाइन कंपटीशन लॉन्च किया, 2 मिलियन से ज्यादा उसके ऊपर व्यूज आए, 200 से ज्यादा सबमिशंस हुई, और फैंस ने उसको बहुत जबरदस्त तरीके से उसको पजीराई बख्शी। आपने क्या उसी में से कोई किट पिक भी की फिर? जी, वो अभी एक शॉर्टलिस्ट हो रही है, इंशाल्लाह महमूद भट्टी साहब उसको स्पीयरहेड करें, तो 25 को वो उसके अंदर शॉर्टलिस्ट करेंगे और बताएंगे, फैंस को एक्सप्लेन करेंगे कि किस में क्या चीज अच्छी है और किसके क्या चैलेंजेस है। सबसे बड़ी बात है रिस्पॉन्स की, तो मुआशरे के हर तबके के नौजवानों को हम साथ लेके आगे बढ़ना चाहते हैं। तो ये फ्रेंड्स ऑफ कलंदर्स जो है खूबसूरत बुके है, जिसमें आपकी एजुकेशन सपोर्ट भी है, आपकी टेक्निकल सपोर्ट भी है, आपकी इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस भी है, और इसलिए PSL तो है ही है जहाँ पे इनको तो कैसे होगा? तो इसको जी जबरदस्त आइडिया है, बड़ी अच्छी आपकी काविश है। इसको आगे लेके चलना किस तरह है? क्या आप कोई ऐप बना रहे हैं जिसमें स्टूडेंट्स या यंगस्टर्स जो हैं वो अपने फॉर्म फिल इन कर सकते हैं, या फिर अपनी रिक्वायरमेंट्स या वो क्या करना चाहते हैं, या आपने ऑलरेडी कैटेगरीज बना ली हैं जिसमें कुछ एप्लीकेशन हो सकती है, या फिर आप खुद ढूंढ रहे हैं, या आप कोलैबोरेशंस कर रहे हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के साथ? मतलब हाउ इज इट गोइंग टू गो फॉरवर्ड? उसका फर्स्ट स्टेप तो ये है कि हम हर यूनिवर्सिटी में एक फ्रेंड्स ऑफ कलंदर्स के नाम का एक चैप्टर बना रहे हैं। उसका नेक्स्ट स्टेप ये है कि स्टूडेंट्स को एंगेज कर रहे हैं, उनका इंटरेस्ट उनसे पूछ रहे हैं, ताकि हम ये डाटा इकट्ठा कर सकें कि नौजवानों में कितना इंटरेस्ट किस चीज का है, सिर्फ क्रिकेट का है, हॉकी का है, स्क्वॉश का है, फुटबॉल का है, सिंगिंग का है, एक्टिंग का है। सो उसके अंदर ऑब्वियसली ऐप विल बी ए स्टेप, लेकिन अभी जो हम लॉन्च करने जा रहे हैं वो हम अपने किट लॉन्च है, हमारी एंथम लॉन्च है, जो कि हम एक मेगा नाइट की सूरत में लाहौर के एक हिस्टोरिकल मकाम पे करने जा रहे हैं, और वहां पे इन बच्चों को इमीडिएट जो हम रिवॉर्ड करने जा रहे हैं कि बच्चे ना सिर्फ वहां पे
फ्री ऑफ कॉस्ट आएंगे यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के बच्चे, बल्कि जो बच्चे आएंगे उनको हम लकी ड्रॉ के थ्रू स्कॉलरशिप्स भी देंगे। सो ये हमारी फर्स्ट ड्राइव होगी और उसके बाद डेफिनेटली हम पूरी यूथ का डाटा इकट्ठा करके तो हम ये देखेंगे हमने अपने यूथ को किस इंडस्ट्री की तरफ लेके जाना है। ये बड़ी जबरदस्त बात है कि आप बड़ा डायरेक्ट लिंक जो है वो कायम कर रहे हैं। अभी फिलहाल नो एप्स नथिंग, आप डायरेक्ट यूनिवर्सिटीज में जो ये चैप्टर खोल रहे हैं फ्रेंड्स ऑफ कलंदर। अब ये बताएं कि दिस इज ऑल ओवर पाकिस्तान, मतलब कहाँ ये होगा? ये अभी पंजाब में है सिलसिला? नहीं, ये स्टार्ट हम लाहौर से कर रहे हैं। ऑब्वियसली PSL अभी सर पे है तो उसके मुताबिक हम उनको एंगेज करना चाहते हैं। हमारी बड़ी जल्दी हमारे इस पे ऐप भी आ रही है जो मेरा ख्याल है विद इन फ्यू वीक्स लॉन्च हो जाएगी और उसके बाद इसको हम पाकिस्तान के हर कॉलोनी में लेके जा रहे हैं कि मतलब पूरे मुल्क के जितनी यूनिवर्सिटीज हैं, जितने एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हैं, उन सब में हम इनको एंगेज कर रहे हैं ताकि पाकिस्तान का कोई बच्चा ये नहीं कह सके कि मेरे पास टैलेंट था लेकिन मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। इसका क्या क्राइटेरिया होगा? आप मेरिट पे फैसले करेंगे या कुरानदाजी तो चलें एक दफा हो जाएगी, हर दफा कुरानदाजी तो नहीं होती रहेगी, या आपका कोई पैनल होगा जो बोर्ड होगा जो कहेगा हाँ जी ये एप्लीकेशंस हैं, ये डिजर्विंग बच्चे हैं, इनमें से इतनों को स्कॉलरशिप्स देनी है, इनको ट्रेनिंग के लिए में भी बाहर भेजा जा सकता है? हाउ वुड यू गो अबाउट इट? ये बात ये अब्दुल्ला, ये तो इट्स जस्ट अ स्टार्ट है क्योंकि अभी तो हम जो उनको अट्रैक्ट कर रहे हैं वो जो इमीडिएट स्कॉलरशिप जिस तरह आपने बात की, उसके बाद हम एवरी वॉक ऑफ लाइफ में जो है वो हम उन पे जो जिस बच्चे का जो टैलेंट होगा ना, जो मोस्ट टैलेंटेड बच्चा होगा, जिस तरह किड डिजाइन में महमूद भट्टी साहब ने और उनकी टीम ने स्पेयरहेड किया, इसी तरह हर शोबे में अगर म्यूजिक से रिलेटेड है तो जो पाकिस्तान के ग्रेट म्यूजिशियन है या सिंगर्स हैं उनके थ्रू करेंगे। अगर ड्रामा से रिलेटेड है तो जो ड्रामा के जो ग्रेट रहे हैं उनके थ्रू हम बच्चों को एक्सेस करेंगे और जिस बच्चे के अंदर पोटेंशियल होगा उसको दुनिया में जहां भी ट्रेनिंग चाहिए होगी लाहौर के अंदर उसको सपोर्ट। अगर कोई एंकर बनना चाहे तो उसे हमारे पास भेज दीजिए। मैं बिल्कुल सोच ही रही थी ऑब्वियसली उमर अब्दुल्ला को रखना पड़ेगा उसके। बस भाई अब हमारी ये बात हो गई है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस एंड फॉर डूइंग व्हाट यू आर डूइंग। नहीं, ये जो आप काम कर रहे हैं दिस इज ब्यूटीफुल, और खासतौर पे जो आपकी बात है ना कि हम मुल्क के कोने कोने की यूनिवर्सिटीज वगैरह में जाएंगे, दिस इज व्हाट कलंदर डज। आपको पता है ना ये ट्रॉफी कहाँ लेके गए थे, मतलब लिटरली प्लेसेस दैट वी हैडंट इवन हर्ड ऑफ। राना आतिफ हमारे साथ थे, जबरदस्त काम हो रहा है, ग्रेट। अच्छा जी, अभी जल्दी से आपको बता दें एक और चीज़ कि पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज पानी का दिन मनाया जा रहा है और इस दिन को मनाने का मकसद साफ़ पानी की अहमियत, सफाई सुथराई और मीठे पानी के वसाइल की अहमियत उजागर करना है। और इस साल का थीम बाय द वे है ग्लेशियर्स का तहफ़्फ़ुज़, क्योंकि आपको पता है ना कितने रैपिडली ग्लेशियर्स जो हैं वो दुनिया में मेल्ट हो रहे हैं और पाकिस्तान में मजमूई तौर पर 7000 के लगभग ग्लेशियर्स हैं। डिड यू नो दैट? और ये ग्लेशियर्स हमारे दरियाओं के लिए ज़िंदगी और ताज़ा पानी का अहम ज़रिया भी हैं। आलमी दर्जा हरारत में इजाफा हो रहा है जिसकी वजह से तेज़ी से ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, जिससे ना सिर्फ ग्लेशियर्स ख़त्म हो रहे हैं बल्कि ये लैंड स्लाइडिंग और सैलाब की भी वजह बन रहे हैं। ग्लेशियर्स का तहफ़्फ़ुज़ ही इंसानों को मुस्तक़बिल में पानी के बहरानों से बचा सकता है। सो दैट्स थॉट्स दैट वी वांटेड टू शेयर। एंड देयर आर कंट्रीज इन द वर्ल्ड जहां ग्लेशियर्स से को पूरा मूव करके उनको निकाल के वो आइस बना के उनको बेचा जा रहा है एज द अनटच्ड आइस इन द वर्ल्ड, मोस्ट क्लियरेस्ट फॉर्म। तो ये चीज़ें भी हो रही हैं, हालांकि बिल्कुल नहीं होनी चाहिए क्योंकि आपको पता ही है कि मतलब कि इन चीज़ें की सारी चीज़ें ऑलरेडी ख़त्म हो रही हैं। हर चीज़ को मतलब एक इलीट्स के लिए एक डिफरेंट कारोबार नहीं बनाना चाहिए। दैट्स ट्रू, कारोबार नहीं बनाना चाहिए। अच्छा खैर एनीवे, ये हमने बात करनी थी। अब लाहौर फ्रेंड्स ऑफ कलंदर जो था वो बहुत ही अच्छा इंडेवर है आई मस्ट से, और ख़ास तौर पे जो कह दिया है ना उन्होंने कि वो ऐप बना रहे हैं, आई थिंक इट विल बी मच ईजियर फॉर तमाम यूनिवर्सिटीज़ में चैप्टर्स खुल जाएंगे इसके, तो ज़ाहिर है बच्चे वहाँ डायरेक्ट जा सकते हैं। एक ब्रेक लेंगे, दिस इज गोइंग टू बी अ हेडलाइन। सी यू इन अ बिट। वेलकम बैक। अच्छा जी, पहले घंटे में हमने बहुत सी बातें कर ली लेकिन कुछ अहम बातें रह गई हैं, जैसे कि आपको बताएं कि पहले काबीना बढ़ाई और अब काबीना की तनख्वाहें भी बढ़ा दी गई हैं। वफाकी काबीना ने तनख्वाहों और मरात में इजाफे की समरी मंजूर कर ली है और वफाकी वजीर, वजीर मुमलिकत और मुशीर की तनख्वाह अब 5,19,000 हो गई है और मजमूई तौर पर काबीना की तनख्वाहों में 188% का इजाफा किया है। 188% ऑलमोस्ट 200% समझ लें आप। तनख्वाहों और मरात में इजाफा ऐसी हुकूमत ने किया है जो इस वक्त भी IMF के सामने कर्जों के कशकोल लिए खड़ी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ खुद आज से 2 साल पहले किसी बातें क्या कर रहे थे, आप खुद ही सुनिए।
आज हमने काबीना में जो 2.5 घंटे हमने बड़ी तफसील के साथ बहस की, इस हुकूमत के वफाकी वज़रा, मुशीर, वज़राए मुमलिकत और मावरिन खुसूसी ने रजा कराना तौर पर तनख्वाहें और मुराद न लेने का फैसला किया। तमाम वज़रा गैस, बिजली, पानी और टेलीफोन के बिल अपनी जाती जेब से अदा करेंगे। काबीना अरकान के इस वक्त जेर इस्तेमाल तमाम लग्जरी गाड़ियाँ वापस ली जा रही और उनको हम नीलाम करेंगे जिस तरह मैं नीलाम किया करता था। अच्छा जी, ये आपने सुन लिया और दूसरी तरफ ऐसी खबरें हैं कि हुकूमत ने तनख्वाहदार तबके को टैक्सों में किसी किस्म का रिलीफ देने से माजरत कर ली है और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कुछ अरसे से तनख्वाहदार तबके पर टैक्स का बोझ कम करने की, आपको पता ही है कि बातें कर रहे थे और हम बड़ा सराहते भी थे कि ये डेफिनेटली होना चाहिए। कौमी असम्बली इजलास में जब इस बात पर तवज्जो दिलाओ तो नोटिस आया और पार्लिमानी सेक्रेटरी बिलाल अजहर कयानी ने साफ इनकार कर दिया। उनका कहना था कि माशी हालात ऐसे नहीं कि मुलाजमीन को टैक्सों में रिलीफ दिया जा सके। यानी अगर तनख्वाहदार तबके की बात आए तो मुल्क की मईशत कमज़ोर है, लेकिन वज़ीरों मुशीरों की बात आती है या शुगर मिल मालिकान की बात आती है, आपको पता है, तो फिर सब कुछ हो जाता है। कौमी ख़जाने को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब आज एक चीनी 164 पे पहुँच गई है, 138 में होनी चाहिए थी, लेकिन चूँकि ये सारे हुकूमत का हिस्सा हैं इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ये जहाज़ी साइज़ काबीना है, इसकी तनख्वाह तो है ही, लेकिन इसके अलावा जो सहूलियात हैं वो भी हमारे सामने हैं। 4000 सीसी 3000 सीसी गाड़ियाँ जो हैं, उनके फ्यूल है, बिजली है, मतलब डीएज हैं, रहने के इंतज़ामात हैं, खाने पीने के इंतज़ामात हैं, ये सारा कुछ आवाम के टैक्सों के पैसों से ही हो रहा है। सर्टनली इसी पे हम बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं बराए बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी खेलदास कोहिस्तानी और मजहबी उमूर। बहुत शुक्रिया आपका सर। सबसे पहले तो आपको भी मुबारक हो फॉर बीइंग द मिनिस्टर। अब ये बता दीजिए कि इतनी बड़ी काबीना, मुल्क की हालात, मतलब आपके वज़ीर आज़म जो हैं वो लिटरली ये बातें ये करते हैं कि हम पेट पे पत्थर बांधेंगे और मुल्क की हालात ठीक करेंगे, और मईशत के आदाद शुमार और आशारिये बेहतर भी हुए हैं सर्टनली, लेकिन हमारे हालात ऐसे तो नहीं हो गए कि हम 200 गुना इजाफा कर दें अवामी नुमाइंदों की तनख्वाहों में। शुक्रिया। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप जियो के मंच पे मुझे बुलाया और मुझे मौका फराहम किया कि मैं अपना नुक्ते नज़र पेश करूँ। पहली बात ये है कि वज़ीर आज़म साहब ख़ुद भी कभी तनख्वाह नहीं लिए, ना ले रहे हैं। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब भी नहीं लेते थे, वज़ीर आला शहबाज शरीफ साहब जब वज़ीर आला नहीं देते थे, आज भी वज़ीर आज़म है वो तनख्वाह नहीं लेते। और जो मुझे अभी 15 दिन हुए हैं, मगर जहाँ तक मेरी मालूमात है आज तक जो नई कैबिनेट है, जो पहले हमसे काबीना के मेंबरान हैं, उसने कोई तनख्वाह नहीं ली। पूरी कैबिनेट ने नहीं ली है, ना वज़ीर आज़म ने उनको कहा हुआ है। जो तनख्वाहें बढ़ी है, जैसे अरकान कौमी असम्बली की बढ़ी है, तो मैं ज़ाती तौर पर इस हक़ में हूँ कि आप देखें 2.25 लाख रुपए तनख्वाह दी कई सालों से। सब जो MNAs हैं वो इतने बड़े अच्छे घरानों से, मतलब खुशहाल घरानों से नहीं, कोई ऐसे है मुसद्दा तबके से हैं, उनके और कोई वसाइल। जब बंदा पॉलिटिक्स में जाता है ना कारोबार करता। मैं अपना मिसाल आपको दूं, 6 साल मैं रहा हूँ कौमी असम्बली का, अभी भी हूँ मेंबर। मेरा कोई कारोबार नहीं है। मेरे अगर भाई जहाँ जॉइंट फैमिली ना हो, मेरा फादर ना हो, तो मेरा घर कैसे चले। तो ऐसे भी लोग हैं जिनके पास ना उधर गाड़ी है, ना कुक रखने के भी पैसे वसाइल उनके पास नहीं है, वो अपना घर भी नहीं चला। तो मेरे ख्याल में तनख्वाहें होनी चाहिए। जो इजाफा एकदम हुआ है उसकी वजूहत, जैसे आपने कहा कि आम आदमी की तनख्वाह नहीं बढ़ती, तो जैसे लास्ट बजट में हमने 20% तनख्वाह बढ़ाई थी, इसी तरह अगर 10-10%, 5-5% बढ़ती रहे, तो ये दुनिया में है कि अगर सिर्फ पाकिस्तान के अरकान या कैबिनेट के मेंबर तनख्वाह ले रहे हैं तो ठीक है, अमेरिका में जाएँ, जापान में जाएँ, भारत में जहाँ पे भी है, ज़ाहिर है उनका जो वो सारा प्रोफेशनल छोड़ के आते हैं। आप इस मुल्क के जजेस जो हैं, सेशन कोर्ट का 10 लाख लेता है, हाई कोर्ट 30 लाख, और क्लर्क जो सेशन कोर्ट वो 3 लाख में तनख्वाह लेता है। वजीर बन जाए तो वैसे ही तो भाई बेटों रिश्तेदारों के कारोबार भी खड़े हो जाते हैं। अगर हम जब कहते हैं कि साफ शफाफ इंसान काम करे, कोई करप्शन ना करे, जब आपको मैं बतौर मेरी ज़ाती राय है कि कैबिनेट का मेंबर
24 आवर्स अपने मुल्क के लिए काम करता है, तो उसकी कैबिनेट में उसकी तनख्वाह जो भी हो उसको लेनी चाहिए। अगर वो अगर साहिब हैसियत है वो विथड्रा करता है तो अगर मुल्क के ख़जाने से नहीं लेता तो ये अच्छी बात है। मगर जो बंदा लाजमी नहीं, सब जो है मेंबरान, हमारा एक JUAF का जो कैबिनेट का मेंबर था 16 माह पहले, जब प्राइम मिनिस्टर ने ये फैसला किया उसने कहा मेरा वो जो हादसे में उसकी जो शहीद हो गए थे, तो उन्होंने कहा मेरा घर नहीं चल सका, मेरे पास इतने वसाइल नहीं है, मैं तो तनख्वाह लूंगा। तो ऐसे भी लोग हैं इस मुल्क में कि वो तनख्वाह के बगैर नहीं चल सकते, तो फिर वो ये दूसरा रास्ता इख्तियार करेंगे जो मैं समझता नहीं। लेकिन ऐसे भी लोग होंगे, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऐसे लोग होंगे लेकिन बहुत कम लोग होंगे। नहीं, काफी मेजॉरिटी ऐसे लोगों की भी है जो सिंध से, मैं अगर कराची से या सूबे सिंध से काफ़ी ऐसे लोग हैं, या पंजाब से ऐसे काफ़ी लोग हैं, KPK से, जिनके वसाइल इतने नहीं हैं। और जो पॉलिटिक्स बंदा करता है उसके पास फिर सारा जो प्रोफेशनल कारोबार हो, ज़मींदारी, वो उसकी। अच्छा सर, ये बता दें कि अगर ठीक है बहुत से लोगों के वसाइल नहीं, और हम मान जाते हैं आपकी बात, इतने जहाजी काबीना की क्या ज़रूरत है? अगर वसाइल बढ़ाने ही है तो कम लोग हो ना, उनके बड़े। अभी हमारे पास मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, हमारे पास एडवाइजर्स हैं, मुशीर, मतलब हमारे पास लोग भरे हुए हैं। आपने अभी बाकी मुल्कों का भी जिक्र किया, उनके बिल्कुल गिने चुने लोग होते हैं जितनों की ज़रूरत हो, बल्कि अगर 2-3 मिनिस्ट्रियाँ एक ही कर सकता है तो वो भी कर ले। हमारा तो नोइंग के हमारे कितने मसले हैं। अभी तो हम तनख्वाहें बढ़ाने की बात कर रहे हैं, जो 200, जो हमें टू बी वेरी ऑनेस्ट अनफेयर लग रहा है, क्योंकि बाकी मुल्क में प्राइवेट सेक्टर में इस तरह तनख्वाहें नहीं बढ़ती जिस तरह वहाँ बढ़ रही हैं। तो इतने ज्यादा लोगों की क्यों बढ़ रही है? उसको फिर इसको कंस्ट्रेन करना चाहिए था। 30 रुकनी हो जाती काबीना। पहली बात मैं बताऊं, देखो जो दुनिया का पार्लियामानी निज़ाम है उसमें वफाकी वजीर भी होता है, स्टेट मिनिस्टर होता है, पार्लियामानी सेक्रेटरी होता है, स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन, ये सारे दुनिया के पार्लियामेंटर्स के एक बिजनेस का हिस्सा है। जो बात आप कह रहे हैं, 1 साल वजीर आज़म ने अपनी कैबिनेट छोटी रखी, उन्होंने कहा कि एक वजीर को 2-2, 3-3 पोर्टफोलियो है। जब आप गवर्नेंस की बात करते हैं, जब आप कहते हैं कि कारकर्दगी बेहतर हो, तो एक शख्स जो है 3 वजारतें चलाएगा, तो मैं समझता हूँ ये भी फिर या तो वो गवर्नेंस में या उसकी कारकर्दगी में ज़रूर बोझ मतलब उसकी तरफ से अगर वो नहीं दे सकते तो परफॉर्मेंस वो नहीं दे सकता। तो इस वजह से जो मुल्की निज़ाम है उसको चलाना है, ये रूटीन का हिस्सा है। इसको इस तरह लेना कि ये इतने लोग हैं, ये पहली दफ़ा हमारी कैबिनेट नहीं है, इससे पहले जो हुकूमत हमसे। लेकिन ये भी तो है ना कि इत्तेहादियों को भी अकोमोडेट करना पड़ता है, ये भी तो एक हकीकत है ना हमारी सियासत की। देखें ना, इस वक्त हमारे पास MQM के 2 कैबिनेट के मेंबर हैं, बाकी जो बाप पार्टी है या मुस्लिम लीग काफ है या तहरीक इस्तेकाम है, तो उनके 1-1, 2-2 रुकन हैं। तो इतने हमारे इत्तेहाद पीपल्स पार्टी ने नई कैबिनेट का हिस्सा नहीं है अभी तक। तो मैं समझता हूँ ये बिजनेस को चलाने के रूटीन का हिस्सा है। इसको ये कहना कि ये बहुत बड़ी कैबिनेट है, इससे पहले भी कैबिनेट, अगर जो लोग ये दावा करते थे कि हम प्रोटोकॉल नहीं लेंगे, हम कोई तनख्वाह नहीं लेंगे, उन्होंने तनख्वाहें भी ली, उन्होंने प्रोटोकॉल भी लिया। इससे छोटे साइज की काबीना से काम नहीं चल सकता, मतलब मेरा ख्याल है वजीर आज़म ने पूरी कोशिश की, 1 साल उसको चलाया, मगर जाहिर परफॉर्मेंस एक शख्स का पैकेज बन क्या जाता है, ये मैं जानना चाहता हूँ। अभी हमारे हिसाब से 5,19,000 अगर तनख्वाह है किसी भी, तो इसके अलावा क्या सहूलियात होती हैं? पहली बात ये कि ये जो खबर कल से चल रही है, मैंने जियो पे भी देखी है, बाकी चैनल पे, ये अभी तक कोई कैबिनेट में ऐसा फैसला नहीं हुआ है। कोई रूल्स अगर कोई बनते हैं तो वो वजारत कानून बना भी सकती है, मगर अभी तक ऐसा कोई नोटिफिकेशन मेरे नज़र से नहीं। जो मेरी इंफॉर्मेशन है, आज तक किसी कैबिनेट ने 1,80,000, जो मैं स्टेट मिनिस्टर हूँ, जो उसकी तनख्वाह है 1,80,000। आज अगर ये हो गई तनख्वाह, इसके अलावा क्या पर्क्स होते हैं? बिकॉज़ जरा इंटरेस्ट, और ये हम जरा फॉर क्लैरिटी, और हमारे व्यूअर्स भी हमें देख रहे हैं और सोच रहे होंगे क्या बात हो रही है, हम वैसे बता दें। हम ये बात इसलिए सर कर रहे हैं क्योंकि हमारे हालात मुल्क के ऐसे हैं कि हम IMF के बगैर तो रह ही नहीं सकते। ऑस्टेरिटी ड्राइव्स हमारी ऑन अ रेगुलर बेसिस होती हैं, मतलब पानी के इश्यूज़ हैं, गैस के इश्यूज़ हैं, बिजली के इश्यूज़ हैं, बहुत से इश्यूज़ हैं। अब इस तनाजुर में अगर हम इस किस्म की तनख्वाहें देखते हैं और एकदम से कैबिनेट का साइज बड़ा हो जाता है, तनख्वाहें बढ़ जाती हैं, तो वो ज़रा हमें लगता है कि जो लोग नहीं, जिनका नहीं है कोई बिजनेस बैकग्राउंड, तो उसके लिए इस्लामाबाद ट्रैवल करना भी मुश्किल है। मैं आपको बताऊं, पहली बात, बिजली का बिल MNA हो या कैबिनेट का मेंबर हो, वो अपने जेब से देता है। गैस का बिल वो अपना देता है। ठीक है। पेट्रोल कितना मिलता है? पेट्रोल जो है MNA को नहीं मिलता है,
मिनिस्टर का मुझे अभी तक गाड़ी भी नहीं मिली है, ना मुझे पता है, ना मुझे मिल तो जाएगी। जब मिलेगी तो मैं बता, मेरे पहले भी तो थे ना। हाँ पहले भी नहीं, मैं फर्स्ट टाइम बनाऊँ। अच्छा सही है। तो मुझे नहीं पता कि कितना पेट्रोल देंगे, मगर बिजली, गैस और यूटिलिटी के बिल मैं खुद अदा करूँगा। बंगला जो अगर मैं लेता हूँ मिनिस्ट्री इनक्लेव में, वो भी मैं नहीं ले रहा हूँ। मैं पार्लियामेंट लार्जेस्ट जो मुझे MNA की तौर पे मिला हुआ है वो उसका मैं 6,000 रुपये किराया देता हूँ। बाकी ना मैं गवर्नमेंट की बिजली यूज़ करता हूँ, ना गैस, ना कोई और यूटिलिटी। तो सारा मैं, हाँ सफरी सहूलत है, मैं अगर कराची से ट्रेवल करता हूँ वो मुझे टिकट मुझे इजलास के लिए दिया जाता है। अगर कोई मीटिंग है स्टैंडिंग कमेटी उसके लिए भी दिया जाता है। तो ज़ाहिर सफरी सहूलत भी उसी पैकेज में आती है। बाकी और कोई ऐसी गाड़ी और फ्यूल तो मिल ही जाएगा आपको। हाँ जाहिर है वो मेरा जो ड्यू है वो मुझे मिलेगा। फ्यूल तो मिलता ही है जी, बिल्कुल मिलता है, वो पहले भी पता वो मिनिस्टर को मिलता है, मगर अराकीन कौमी असेंबली को नहीं मिलता है। MNS को बिल्कुल पेट्रोल नहीं मिलता है, ना गाड़ी मिलती है। कैबिनेट को मिलता है, पार्लियामानी सेक्रेटरी को मिलता है, स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन को मिलता है और अरकान कैबिनेट को मिलता है। ठीक है, बड़ी अच्छी तरह हमने वैसे पूछ लिया, क्योंकि ये आप लोगों के सवाल होते हैं और आप चाहते हैं कि हम पता करें। अब ये बता दीजिए, जाहिर है कि आपकी मिनिस्ट्री आप अब देखभाल करेंगे बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी भी, जिसकी बड़ी ज़रूरत है हमारे मुल्क में, एंड ऑल्सो मजहबी उमूर। हज की तैयारी भी है, सो आपने देखना शुरू कर दिए हैं मामलात के कोई मसला ना हो, आज़मीन को तमाम सहूलियात मिलें, पहले से बेहतर सहूलियात मिलें। देखें, मैं तो पहले शुक्रिया अदा करता हूँ अपने कायद नवाज शरीफ साहब का और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का। मुझे उन्होंने इसके लिए एहल समझा कि वज़ारत मज़हबी उमूर बैनुल मज़ाहिब हमांगी में मैं अपनी खिदमत कर सकूँ। मुझे मौका फ़राम किया गया है, मेरी पूरी कोशिश होगी। मैं मज़हबी तौर पर हिंदू हूँ, मेरा मज़हब अपना, मगर मैं पाकिस्तानी हूँ। मुझे आइन ने ये इजाज़त दी है, मैं अपनी वज़ारत में जो भी मेरे अंडर चीज़ें आती है, मैं फेडरल मिनिस्टर के साथ मिलकर हज ऑपरेशन है या जो इराक़ के लिए या ईरान के लिए जो यात्रीन जाते हैं, तो या मैं जो हमारे मंदिरों के गुरुद्वारों के मसाइल है उनको हल करूं। अवाम के पाकिस्तान के जो इश्यूज़ आते हैं डे टू डे उसको मैं एड्रेस करूं सही तरीके से। ये मेरी ड्यूटी है कि मैं हज के बेहतरीन इंतज़ामात के लिए अपने इक़दाम करूं। जो यहाँ से आज़मीन हज जाएंगे उनको बेहतर सहूलत को मैं खुद भी देखूंगा, मेरे फेडरल मिनिस्टर भी, मेरी वजारत भी देखेगी। तो इसी तरह जैसे भारत में जो है हिंदू वज़ीर है मजहबी उमूर जी, तो वो भी हज के इंतजामात, भले मजहब उसका वो भी रिलीजियस टूरिज्म पे कितना हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, खासतौर पे क्योंकि हमने बहुत सी हिडन जेम्स जो हैं वो खासतौर पे हिंदू यात्री तो बहुत आते हैं, बलूचिस्तान में भी ऐसी जगह हैं, लेकिन हमने देखा है वो डेवलप्ड नहीं है और उनको बहुत काम की ज़रूरत है। पहली तो बात पाकिस्तान की, ये वो धरती है जहाँ बाबा गुरु नानक ने जन्म लिया है, जहाँ पे उनका जन्म स्थान भी है, जो उनका आखिरी आराम का करतारपुर में। पाकिस्तान में सबसे हिंदू धर्म की जो सनातन धर्म की यात्रा है वो हिंगोल नदी की तरफ है बलूचिस्तान में। इसी तरह साधु बेला सखर है और इसी तरह जीन मंदिर के पुराने मंदिर है, बुद्ध मज़हब के इतने मंदिर आलिशान, और जो इस वक्त जो लोग उस पर आते भी हैं, जो लोग फॉरेनर भी आते हैं, मेरी कोशिश होगी उनको उसी जो उनकी पुरानी सूरत-ए-हाल में उनको बहाल भी रखा जाए, उनकी जो रिनोवेशन की जाए और लोगों को मौका फराम किया जाए। टूरिस्ट को जिस तरह करतारपुर पाकिस्तान ने बनाया है, पाकिस्तान ने ये एक दुनिया को मैसेज दिया है कि ये सब रहने वालों का मुल्क है, ये सब तमाम मज़हब के रहने वाला मुल्क है, और लोग दुनिया भर से सिख, हिंदू, बाकी हमारे जो डेलीगेशन है आते हैं उसको देखते हैं। इसी तरह हिंगलाज के लिए भी हम चाहते हैं कि उसको भी इसी तरह बनाया जाए जिस तरह करतारपुर को है, इसी तरह साधु बेला को जाएं तो उनको। मैं दूसरी अब्दुल्ला ये आपको बात बताऊं, इस मुल्क की जो सबसे ज़्यादा खूबसूरत है इस वक्त माह रमज़ान चल रहा है, जहाँ हम इफ्तार पार्टियों में जा रहे हैं, हमारे मुसलमान भाई रोजे रख रहे हैं, उसी दौरान हमारी होली सेलिब्रेट की गई है। हमारे मुसलमान दोस्तों ने, भाइयों ने अमन से, प्यार से, मोहब्बत से उसको मनाया। इसी तरह नौरोज चल रहा है, इसी तरह हमारे मसीह भाई रोजे रख रहे हैं। तो ये पाकिस्तान का खूबसूरत चेहरा है। दुनिया को हम बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान में तमाम मज़ाहिब के रहने वाले अपने दिन, अपनी रसूमात आज़ादी से करते हैं, मगर मिल के करते हैं। ये हमारे हमांगी, हम ये चाहते हैं सरहदों के बाहर भी हमारी हमांगी हो।
क्योंकि अगर आप किसी मज़हब को हिट करते हैं, आप इस्लाम फोबिया का कोई शिकार है, कोई इस्लाम पे करता है, तो उसके असरात पूरे खिते में आते हैं, दुनिया में आते हैं। तो हम चाहते हैं कि तमाम मज़ाहिब का एहतराम भी हो और हम सब मिलकर इस मजहबी हमायंगी को सिर्फ सरहदों के अंदर नहीं, मुल्क के अंदरों नहीं, पूरी दुनिया में इसको बढ़ाएं। बहुत अच्छी आपने बात की, बड़ा इंपॉर्टेंट काम है आपका, एक्चुअली इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री। बहुत शुक्रिया आपका खेलदास कोहिस्तानी साहब, इधर आए हैं। वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो, और बड़ा अच्छा लगता है कि जब सही लोग जो हों सही काम के लिए। मूविंग ऑन, अच्छा क्विकली हम आपको ये बताना चाहते हैं कि मुल्क में एमपॉक्स के केसेस सामने आ रहे हैं। कराची से भी पहला केस सामने आ गया है। कल जुना अस्पताल में एमपॉक्स के मुश्तबा शख्स को आइसोलेशन वार्ड मुंतकिल किया गया। सैंपल्स निजी अस्पताल भेजे गए हैं। जरा ये बता रहे हैं कि मरीज में एमपॉक्स की तस्दीक हो गई है। वेरी वेरी डेंजरस अगर ऐसा हो रहा है। बताया गया है कि इस शख्स की अहलिया हाल ही में बैरून मुल्क से सफ़र करके कराची पहुंची हैं और पाकिस्तान समेत कराची में बज़ाहिर एमपॉक्स की सूरत हाल संगीन नहीं, लेकिन कहा जाता है कि ये मर्ज़ तेज़ी से फैलता है। हुकाम को इस पर बड़ी कड़ी नज़र रखनी होगी, क्योंकि अभी तो बिल्कुल संगीन नहीं है। वी डोंट वांट टू अलार्म एनीबडी, लेकिन एक अगर केस कन्फर्म हो गया है तो ये भी याद रहें कि बहुत जल्दी से फैलता भी है। इसी पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं शवाला असलम। शवाला बताइएगा, मतलब हुकाम क्या बता रहे हैं इस सिलसिले में? इस शख्स की सारी फैमिली क्या स्क्रीन की गई है? ज़ाहिर है तस्दीक तो हो गई है, कराची में मरीज़ निकल आया है। किस इलाके से है इनका ताल्लुक़? मरीज़ की उम्र जो 28 साल है और उसका ताल्लुक शाह लतीफ़ टाउन कराची से है, उसका रिहायशी है वो। और अगर थोड़ी सी और डिटेल्स के बारे से बात करें तो जो हिस्ट्री है मरीज़ की वो इस तरीके से है कि जो उसकी अहलिया है वो अभी कुछ दिनों पहले बैरून मुल्क से सफ़र करके आई हैं, और जिसके बाद जो उनकी अहलिया हैं उनमें भी जो कुछ सिम्टम्स थे एमपॉक्स के वो पाए गए थे, और जिसके बाद अब ये जो मरीज़ है वो मुतासर हो चुका है। अच्छा ये भी बताइए शवाला कि एमपॉक्स दुनिया में जहाँ भी फैला अस्पतालों में एक हाई अलर्ट रहा, तो क्या यहाँ भी अस्पताल और हुकाम कुछ इसको ऑब्वियसली हाँ और इसको बिल्कुल उसी तरह ये डील करेंगे? देखिए अगर कराची की बात करें तो पहले भी कुछ इस तरीके के जो मुश्तबा केसेस थे वो रिपोर्ट हुए थे, और ज़्यादातर हमने ये देखा था कि जो बैरून मुल्क से जो पैसेंजर्स आए थे जब वो एयरपोर्ट पर आए तो उनकी जब स्क्रीनिंग हुई तो कुछ ऐसे अलामात थे जो उनमें पाए गए थे, जिसमें जो रैशेस थे, जो जिस्म पर जो धब्बे दाने थे वो पाए गए, जिसके बाद उनको फौरी तौर पर जो आइसोलेशन वार्ड्स हैं वहाँ मुंतकिल कर दिया गया था। अब सरकारी अस्पतालों की अगर बात करें तो वहाँ पर इस तरीके के जो आइसोलेशन वार्ड्स हैं वो बनाए जाते हैं ताकि फौरी तौर पर जो इस तरह के सिम्टम्स के साथ जो मरीज़ आते हैं उनको वहाँ पर रखा जाए, और फिर वहाँ पर उनका किसी से भी कोई किस्म का कांटेक्ट नहीं हो रहा होता है, क्योंकि एक वायरल डिजीज़ है। तो वहाँ पर उस वायरल डिजीज़ के मुताबिक ही उनकी जो तमाम तर इलाज है वो उस वक्त जारी होता है, लेकिन उसके बाद ये तयन उस वक्त नहीं होता है। जो रिपोर्ट्स हैं वो आती हैं, और उसके बाद हमने देखा कि काफ़ी भी ऐसे केसेस थे जो नेगेटिव भी आए थे, उनकी रिपोर्ट्स नेगेटिव भी आई थी। अच्छा, अब एमपॉक्स का नाम सुनकर अब भी लोग बड़े डर से जाते हैं, अब भी डर गए हैं। माहिरीन क्या बताते हैं, क्या अलामात हैं, क्या नज़र आए तो ज़रा अस्पताल जाना चाहिए, डॉक्टर से रुजू करना चाहिए? एमपॉक्स के बारे में बात करें तो एमपॉक्स एक वायरल डिजीज़ है, एक ज़ूनोटिक डिजीज़ है। ये जानवरों से इंसानों में और अब इंसानों से इंसानों में भी फैलता है। इसके फैलाव की बात करें तो ये जो मुतासरा शख्स है उसके अगर ज़ख्म को छू लिया जाए या कुछ जिस्मानी राब्ता क्लोज कॉन्टैक्ट अगर उस मुतासरा शख्स के साथ कर लिया जाए तो वो भी इसके फैलाव का सबब बनता है। आलूदा अशिया का इस्तेमाल भी इसके फैलाव का एक सबब है। और अगर हम ये बात करें कि उसमें किस तरीके से आपको रहना चाहिए, अगर इसकी कुछ अलामात ज़ाहिर होती हैं मरीज़ों में या कुछ इस तरह की अलामात किसी शख्स में ज़ाहिर हो रही हैं जिसमें वो रैशेस हैं, बुखार का होना है, तो उसको फौरी तौर पर ये चाहिए कि वो डॉक्टर से रुजू करे, और उसके बाद उसको कुछ टाइम पीरियड होता है आइसोलेशन वार्ड में, वहाँ पर भी रख दिया जाता है। अगर इसके अलामात की बात करें तो जिस्म में दर्द होना, सर्दी लगना, बुखार की शिद्दत अख्तियार कर जाना, और ये जो धब्बे हैं जिस्म पर दाने हैं उनका ज़ाहिर होना, और फिर बाद में ये ब्लिस्टर की शक्ल अख्तियार कर लेते हैं, यानी वो छाले नुमा जो हैं वो इस तरीके से वो जिस्म पर फैल। बहुत शुक्रिया शवाला फॉर गिविंग अस ऑल द डिटेल्स। और अभी भी हम आपको कहेंगे कि अलार्म बिल्कुल ना हो कोई बहुत ज़्यादा लेकिन ऑफ कोर्स हुकाम को इसको देखना पड़ेगा कि ये ना फैले। विद ईद कमिंग हमें बड़ा डर लगता है क्योंकि इतना लोगों का मिलना जुलना होता है, जो कि होना भी चाहिए कि कोई भी ऐसी चीज़ हो उसके फैलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इसलिए हम आपको यही रेकमेंड करेंगे कि जो एहतियाती तदाबीर हैं उनको कीप देम इन माइंड, इवन दो एक फेस्टिव ओकेजन हो, लेकिन फिर भी। अच्छा जी, वैसे कोई घबराए नहीं? हाँ, ये घबराए नहीं अभी। ओके, ब्रेक ले रहे हैं, टेक इट इजी।
वेलकम बैक। भाई क्रिकेट हो या हॉकी की बात करें, पाकिस्तान जब भी जीतता है, एक और स्पोर्ट की बात करनी है, अनप्रेडिक्टेबल ही कहलाता है, लेकिन एक और स्पोर्ट जिसमें हम प्रेडिक्टेबल थे और हम ही जीतते थे, क्या थे भाई? वो था स्क्वॉश। तो स्क्वॉश एक ऐसा खेल था जिसमें हम वाकई बड़े प्रेडिक्टेबल थे और सबको यकीन होता था कि जहांगीर खान हो या जहांशेर खान हो या कोर्ट में मतलब हमारे कोई उतरेंगे ना तो ट्रॉफी हमारे नाम हो सकती है, और होती भी थी, बिल्कुल ऐसा ही होता था। फिर हालात बदल गए और अब उम्मीद जाग रही है। उम्मीद जागी और उम्मीद इसलिए जागी है क्योंकि स्क्वॉश का वही शौक दोबारा उभरेगा। होपफुली अंडर 23 आलमी चैंपियनशिप पाकिस्तान में हो रही है और वो भी बहुत दूर नहीं है। अंडर 23 वर्ल्ड स्क्वॉश चैंपियनशिप 6 से 10 अप्रैल को कराची में होगी और चैंपियनशिप में 32 ममालिक के खिलाड़ी जो हैं वो एक्शन में नजर आएंगे और आलमी स्क्वॉश फेडरेशन से इस बड़े इंटरनेशनल इवेंट की मेज़बानी हासिल करने में अहम तरीन किरदार अदा किया है लेजेंडरी जहांगीर खान साहब ने, जो इस वक्त हैं हमारे साथ मौजूद। सर, इट इज़ एन ऑनर टू हैव यू। आई विश के हमारे साथ आप स्टूडियोज़ में होते, लेकिन चलिए इसी तरह हम आपसे बात करेंगे। बताइएगा हाउ डिड दिस ऑल हैपन, मतलब कब से पाकिस्तान कोशिश कर रहा था, क्या एफर्ट्स पुट इन की गई टू फाइनली हैव दिस इवेंट इन पाकिस्तान एंड कराची? जी, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी हियर। और सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान को एक बड़ा मतलब एक इवेंट कराने का मौका मिला है और सबसे बड़ी बात यह कि ये सबसे पहला इवेंट हो रहा है दुनिया में जो इनॉग्रेशन है और अंडर 23 की कैटेगरी का टूर्नामेंट्स है जो कभी भी नहीं हुई है। पाकिस्तान को पहले करने का होस्ट का मौका मिला है और इसमें सबसे बड़ी बात यह कि 32 कंट्रीज से प्लेयर्स आ रहे हैं और उसमें शिरकत करेंगे। तो इसमें कोशिश तो जारी बात है, हमारे जो सिंध स्क्वॉश फेडरेशन एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं अदनान असद साहब ने भी बड़ी कोशिश की है, जिनकी बदौलत है मैं समझता हूँ कि जिन्होंने स्पॉन्सर्स वगैरह के जरिए और फिर सबसे बड़ी बात है कि वर्ल्ड स्क्वॉश को काहिल कराया कि पाकिस्तान एक ऐसी जगह है कि जहाँ पे ये इवेंट कराया जा सकता है और वो एक बेहतरीन गेम के हवाले से भी होगा और सबसे बड़ी बात है यंगस्टर्स के लिए भी एक बहुत बड़ी अच्छी प्रोजेक्शन मिल सकती है। तो उस पर बोर्ड जो मीटिंग्स होती हैं और वर्ल्ड स्क्वॉश फेडरेशन की जो भी अदारान हैं उन्होंने इस चीज़ को बेहतर समझा और ये एक पहला स्टेप जो है पाकिस्तान को दिया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरीके से इसकी प्रोजेक्शंस हो रही हैं, जिस तरीके से इसको सपोर्ट मिल रही है, जो एक खेल के हवाले से भी और एक कंट्री की इमेज के हवाले से भी एक सॉफ्ट इमेज जो है सिर्फ ओनली 32 कंट्री में नहीं पूरी दुनिया में इसका एक चर्चा होगा और इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि इस इवेंट करने के बाद हमारे यहाँ की यंगस्टर्स में भी और आने वाला जो टाइम है उसमें बेशुमार टूर्नामेंट्स आने वाले हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हो, खासतौर पर सच अ वेल लव्ड स्पोर्ट अराउंड द वर्ल्ड और पाकिस्तान में इतना बड़ा इवेंट होना तो पाकिस्तान का इंटरेस्ट और हमारे आप जैसे लेजेंड्स के लिए भी बड़ी ज़बरदस्त बात है कि फाइनली स्पोर्ट इज़ बैक इन पाकिस्तान। ये बताइएगा कि ये 32 ममालिक के खिलाड़ी एक्शन में हम देखेंगे, पाकिस्तान में से भी काफ़ी होंगे और उनको वेट कौन कर रहा है, कौन है हमारे चैम्पियंस जो आपके दिमाग में आते हैं कि वो भी पार्ट होंगे इस सिलसिले में? देखिए इसका जो रूल्स है वो ये है कि हर कंट्री से 2 प्लेयर लिए जाते हैं जो वर्ल्ड रैंकिंग में उनकी कोई रैंकिंग होनी चाहिए और इसी तरीके से आपने जो देखा होगा 32 कंट्री में जो ऐसे लड़के हैं जो टॉप 2 हैं और फिर वो इंटरनेशनल रैंकिंग में अपनी कोई पोजीशन होल्ड करते हैं। इसी तरह हमारे पाकिस्तान से भी 2 लड़के हमने लिए हैं जो इस कैटेगरी में फॉल करते हैं जो उनकी रैंकिंग्स वगैरह भी है, तो जिसमें नूर जमान है और दूसरा हमजा खान है। तो ये 2 प्लेयर्स पाकिस्तान की तरफ से नुमाइंदगी करेंगे। इसके अलावा जो दूसरी कंट्री से आ रहे हैं उनका भी इसी तरह ताल्लुक है कि वो अपनी कंट्रीज में टॉप पे भी हैं और प्लस उनकी वर्ल्ड रैंकिंग में भी एक नुमाया रैंकिंग है जो इस कैटेगरी के अंदर फॉल करते हैं। तो ये तरीके 32 की ड्रॉ है, 32 प्लेयर खेलेंगे एक कैटेगरी में मेंस की और इसी तरह लड़कियों का भी कैटेगरीज है जो 32 की कैटेगरीज के अंदर। उसमें पाकिस्तानी की लड़कियां कोई नहीं है, मगर ये है कि 2 वाइल्ड कार्ड लड़कियों को दिया गया है जो वो उसमें पार्टिसिपेट करेंगी। अच्छा सर, जाहिर है टू मेक एनी इवेंट सक्सेसफुल बिग मीडिया का बड़ा किरदार होता है, स्पॉन्सरशिप होती है, फिर उसमें स्पेक्टेटर्स होते हैं, उनको क्या सहूलत मिल रही है, माहौल कैसा है, सोशल मीडिया प्रेजेंस कैसी है, ये सारे फैक्टर्स भी आपने देखे हैं। मतलब हम चाहते हैं कि ग्लोबल स्टेज पे पाकिस्तान का नाम जब इस इवेंट से जुड़े तो एक ज़बरदस्त तस्वीर और मंजर उनको मिले देखने को।
बिल्कुल बिल्कुल इस चीज का बड़ा खास ख्याल रखा गया और पाकिस्तान वैसे भी हमेशा पास में भी बड़े इवेंट्स कराता रहा है यहाँ पे। और इस बार भी हम ये इवेंट जो है क्रिक क्लब, आपने नाम सुना होगा, पेज 8 में है, जिसमें बाकायदा नई फैसिलिटीज लगाई गई है। कोर्ट्स के हवाले से ग्लास कोर्ट जो है वो नया कोर्ट लगाया गया है, फिर जो उसकी सराउंडिंग की जो साइड कोर्ट्स हैं वो भी नए बनाए गए हैं। तो फैसिलिटीज के हवाले से मैं कहता हूँ कि इस वन ऑफ द बेस्ट विल बी देयर। और फिर सबसे बड़ी बात है कि स्पेक्टेटर्स के हवाले से उस पर 800-900 की सीटिंग की कैपेसिटी है, जो कोई भी आना चाहे, देखना चाहे। ये आपने बड़ी जबरदस्त बात की है, क्योंकि डेफिनेटली लोग चाहेंगे कि वो आके देखें वो क्या तरीकेकार है, क्योंकि हम यहाँ ऑब्वियसली इतने लोग हमें देख रहे हैं, आपसे हम बात कर रहे हैं, हम बल्कि इस इवेंट के बारे में बता रहे हैं। क्या तरीकेकार है लोगों का? क्या रजिस्टर करना होगा? दे कैन जस्ट वॉक इन? नहीं, इसमें कोई रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। क्रिक क्लब सबको पता है और वो एक जहाँ पे स्क्वाश कोर्ट का एरिया है वहाँ पे सारी पब्लिक आ सकती है देखने के लिए। और इसमें कोई ऐसी मतलब इनविटेशन की जरूरत नहीं है, कोई टिकट खरीदने की जरूरत नहीं, कोई टिकट वगैरह नहीं। हमने एक किस्म से फ्री एंट्रेंस रखी हुई है और हम चाहते हैं कि बच्चों को इस तरह का शौक भी पैदा हो और बच्चे इसको आके देखें। हमारे यहाँ अच्छे नाम हैं अभी भी ज़ाहिर है जो यंगस्टर्स खेल रहे हैं, लेकिन जिस लेवल तक आप लोग पहुँचे, मतलब वो ग्लोरी दोबारा अचीव करने के लिए क्या लगता है आपको? इस किस्म के इवेंट्स हम किरदार अदा कर सकते हैं दोबारा? हम किस तरह से अपने बच्चों को इस स्पोर्ट की तरफ ला सकते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है। मैं समझता हूँ हर चीज़ मुमकिन है। जो चीज़ आप उसकी क्राइटेरिया को मीट करते हैं, आप हर चीज़ अभी हासिल कर सकते हैं। और ये मैं हमेशा बच्चों को भी कहता हूँ कि इसमें या किसी भी काम में कोई शॉर्टकट नहीं है। इसके पीछे एक बड़ी अनथक मेहनत होती है, एक पैशन होता है, एक ड्रीम होता है जिसको आपको लेके चलना होता है। और जाहिर बात है जो इसकी एक रिक्वायरमेंट है उसको मीट करना होता है। इसमें ये नहीं है कि कोई बैठे बैठाए या आप किसी खानदान से ताल्लुक रखते हो तो आपको बैठे बैठाए ये चीज़ मिल जाएगी। इसके पीछे बड़ी ख्वारी होती है, बड़ी सेक्रीफाइसिंग होती है, जिसके तहत आप इस लेवल पहुँचते हैं। तो ये सब बच्चों को पता है कि उनको क्या करना है और उन्होंने अपने पास जितने भी वर्ल्ड चैंपियन गुजरे हैं उनसे देखा भी है। उनकी आजकल माशाल्लाह यूट्यूब पे आप चल रहे हैं तो हर किस्म की वीडियो, ट्रेनिंग की, मैचेस की, हर चीज़ की उनकी पड़ी हुई है। तो उससे काफ़ी कुछ सीख भी सकते हैं और हासिल भी कर सकते हैं कि उस तक उन्होंने कैसे किया तो ये कैसे कर सकते हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि आज भी आजकल का तो बल्कि सोशल मीडिया का दौर है, गोल्डन पीरियड है। आप थोड़ा सा करते हैं, धमाका इतना बड़ा होता है। तो मैं समझता हूँ जो ग्लैमरस 5 मिनट में आपकी क्या से कहाँ पहुँच जाती है, इससे बड़ी और सपोर्ट क्या मिल सकती है, मगर करने वाला कोई बने। ट्रू, करने वाला हो तो फिर वो आगे खुद ही उसके लिए रास्ते बनते रहते हैं। अच्छा, करने वालों में हम आपसे पूछना चाहते हैं कि हु डू यू सी इन पाकिस्तान? ऑब्वियसली आपका स्पोर्ट है तो आप तो फॉलो करते ही होंगे। कोई हमारे राइजिंग स्टार्स, किसी में आप बहुत ज़्यादा पोटेंशियल देखते हो कि यस ही कैन गो अप? देखिए, लड़के हमारे पास माशाल्लाह बहुत हैं, टैलेंटेड हैं, मगर ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि जो एक ट्रैक पे जब चलते हैं, जूनियर लेवल पे अच्छा करते हैं, फिर जूनियर लेवल के ऊपर जो नेक्स्ट लेवल आता है तो वो उससे रह जाते हैं। और वो क्या है कि वो समझते हैं कि जो चीज़ उन्होंने जूनियर में की है वो सारी कुछ हो गई है। ये चीज़ ओनली जस्ट बिगिन होती है। मैं हमेशा उनको कहता हूँ कि उस ट्रैक को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि उसके बाद तो आपके सख्त मराले आते हैं। और स्पेशली जब आप प्रोफेशनल लेवल पर पहुँचते हैं तो उसका स्टैंडर्ड कुछ और हो जाता है, उसकी मेहनत कुछ और हो जाती है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि जूनियर लेवल पे तो अच्छे खेलते हैं, अंडर 13 है, अंडर 15 है, अंडर 19 भी हैं, मगर जब उसके बाद का जो ट्रैक है वो उस ट्रैक पे नहीं रहते। वो समझते हैं कि हमने यहाँ पे हासिल कर लिया तो सब कुछ हासिल हो गया। तो इट्स नॉट इनफ। मैं कहता हूँ कि उसको मजीद बेहतर अपने अंदाज में सोचना चाहिए कि यार हमें प्रोफेशनल लेवल पहुंचना है तो हमें और कितना करना चाहिए और कितना बेहतर करना चाहिए। और वो लेवल टोटली डिफरेंट होता है कंपेयर टू जूनियर्स। ट्रू सर, आपको हमारी कोई सपोर्ट चाहिए हो तो हम आपके लिए हमेशा हाजिर हैं। इस टूर्नामेंट की कामयाबी के लिए भी आपके लिए बहुत सारी वेल विशेस, बेस्ट ऑफ लक। और मैं यही कहूँगा मीडिया को मैं यही शुक्रिया भी करूँगा, वो जिस तरह हमेशा सपोर्ट करते रहे। और अभी इस इवेंट के लिए हवाले से भी कहूँ कि उसको भरपूर सपोर्ट करते रहना चाहिए। इसमें सिर्फ खेल के हवाले से नहीं है, एक मुल्क की इमेज के हवाले से भी मैं चाहूँगा कि दोनों को कवर कर सके और जो सॉफ्ट इमेज मुल्क के बाहर जा सकता है वो हमारे लिए सबसे बड़ी कामयाबी होगी। The legendary जहांगीर खान साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। अच्छा जी, ये इवेंट है 23rd वर्ल्ड स्क्वॉश चैंपियनशिप, ये 6 से 10 अप्रैल कराची में है। This is under 23. Under 23. Sorry, I forgot the under part. The under part is like age wala, and this is from 6th to 10th. And you can go and actually watch it if you are in Karachi. अच्छा जी, वेलकम बैक। और आपको बताएं कि पेशावर में
अच्छा, एक और हमने बात करी, पेशावर में खिलौना बंदूकों पर आपको पता है पाबंदी लगती है, वो तो लगती है, वो हमेशा से लगती है, लेकिन एक्चुअली बात हमने और करनी है, शुरू हो जाती हैं। बिल्कुल, ये जो वाइटनिंग क्रीम्स हैं इन पे फाइनली बात होना स्टार्ट हो गई है कि ये आपकी स्किन के लिए, आपकी जिल्द के लिए कितनी खतरनाक हैं, मुज़र हैं। और हम अपने प्रोग्राम में कौमी असेंबली पहुंच गया, बिल्कुल, और हम अपने प्रोग्राम में भी एक्चुअली इस मामले को काफ़ी दफ़ा हमने उठाया है, लेकिन अब फाइनली जहां बात होनी चाहिए इस पे बात हो रही है। और जी बात कहां हो रही है? मुज़र सेहत असरात जो वाइटनिंग क्रीम्स के होते हैं वो कौमी असेंबली पहुंचा मामला। डॉक्टर शाज़िया सोबिया असलम ने वजारत सेहत से सवाल किया कि क्या हुकूमत ने ये जो क्रीम्स होती हैं, मतलब जो भी इसके मुज़र असरात का नोटिस लिया है, जल्द पर ये क्रीमें लगाने के क्या नुकसानात होते हैं, हुकूमत इस सिलसिले में क्या इक़दाम कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी की MNA डॉक्टर सोबिया ने कहा कि रंग गोरा करने वाली क्रीम में मर्करी की मिकदार ज़्यादा होती है जो जल्द के कैंसर का बाइस बनता है। वज़ीर मुमलिकत बराए कौमी सेहत डॉक्टर मुख्तार मलिक ने कहा कि दुरुस्त है कि बहुत सी क्रीमें गैर मयारी हैं जिसकी वजह से जल्द पर बहुत असरात मुरतब होते हैं। अच्छा, मेडिकेटेड क्रीमों से इतने असरात वो ख़राब नहीं होते बाय द वे जितने नॉन मेडिकेटेड क्रीमों जो ब्यूटी क्रीम्स होती है ना, बेसिकली जिन्हें आप ब्यूटी क्रीम्स कहते हैं। हाँ एग्जैक्टली, तो कोल्ड क्रीम्स जी ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी के दायरे कार में नहीं आती और इस मामले को वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इदारा जो है वो देखता है, जो भी देखता है। लेकिन नाउ इट नीड्स टू बी, अब पूरी दुनिया में इस किस्म की चीज़ें जो हैं तो वो बैन होना स्टार्ट हो गई हैं, ख़त्म हो गई हैं, क्योंकि वो जिल्द के लिए ये मतलब ये लॉन्ग टर्म यूज़ से कैंसर डेवलप हो सकता है इससे। तो और इसके एड्स इस तरह चल रहे होते हैं और कभी कभार हम भी ज़रा सोचते हैं कि क्यों इतनी प्रमोट हो रही हैं, कंसिडरिंग कि इसके इतने मेडिकल इश्यूज़ हैं। तो इस पर अगर अब कुछ बैन वगैरह नहीं हो, लेकिन बहुत सौ के होते भी हैं, और पर्टिकुलरली ये जो घरों में गाँव में मिक्स कर करके बेच रहे हैं ना, वो तो बिल्कुल ही नहीं। वी आर गोना सी यू टुमारो इंशाल्लाह, बात करेंगे फिर भी।